तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को छठ महापर्व के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आप देख रहे हैं ड्रीम सक्सेस कैरियर और आज की वीडियो में हम लोग 70 बीपीएससी के लिए जो है प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे। आज जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होगा। मॉडर्न हिस्ट्री जो है सब्जेक्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न है इस वीडियो में। और जितने भी आपको प्रश्न एनसीईआरटी बेस्ड होगी, बिल्कुल एग्जाम वाले पैटर्न आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, तो आपसे एक बार रिक्वेस्ट है, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसके जो पिछले वीडियो है उसको देखने के लिए 70 बीपीएससी के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ, वहाँ से आप जरूर जो है सारे वीडियो को चेकआउट करें, क्योंकि 70 बीपीएससी को लेकर बहुत सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे जो कि लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्नों से परिपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो वीडियो था यानी सेट नंबर 3 में हम लोगों ने 1 से लेकर 13 तक के प्रश्नों को कवर कर लिया था। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग 14 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, वारेन हेस्टिंग्स किस वर्ष भारत में यानी बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे। वारेन हेस्टिंग्स जो आपको 1773 ईस्वी में पहली बार जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेगा। बंगाल का पहला गवर्नर तो लॉर्ड क्लाइव हो जाएगा। ठीक है, जिसे हम रॉबर्ट क्लाइव के नाम से भी जानते हैं। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल का है तो फिर आपको वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। ठीक है, 1773 के पारित होने के बाद जो बंगाल के गवर्नर का जो पद था उसका नाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया था और यह जो है बंगाल का गवर्नर जनरल सन 1773 ईस्वी में बना था। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल अंतिम ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। यहाँ से बहुत सारी जो है चीज़ें आपको कंफ्यूज होने वाली है, याद रखिएगा। ठीक है, इसको देखिए हम लोग डायग्राम की मदद से समझते हैं। कह रहा बंगाल का गवर्नर, मान लीजिए देखिए हमारा ये भारत देश हो गया, यहाँ पर पता होगा बंगाल है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अन्य राज्य है। यहाँ पे आपको गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये तमिलनाडु हो गया, ये केरल हो गया। ठीक, इस तरह से यहाँ पे क्या है, वेस्ट बंगाल है। ठीक है, देखिए तो बंगाल का सिर्फ यानी इस राज्य का पहला गवर्नर पूछे तो आपको रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। वहीं पर बंगाल का गवर्नर जनरल देखिए, क्योंकि गवर्नर और गवर्नर जनरल जो है ये 2 अलग अलग पद थे। तो बंगाल का यदि गवर्नर का है तो रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल का है तो वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा प्रथम गवर्नर जनरल। अब देखिए, अब यहाँ ये बंगाल का ना होकर पूरे भारत का गवर्नर बना दिया गया है। किसको? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल जो था यह लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। यानी कि यह सिर्फ बंगाल का ना होकर, ठीक है, पूरे भारत का गवर्नर जनरल हो गया। अब देखिए, जब गवर्नर जनरल का पद समाप्त हुआ तो वायसराय का पद आया। तो भारत का प्रथम वायसराय जो था आपको लॉर्ड कैनिंग था, इसे याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल अंतिम ब्रिटिश वायसराय यह लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है, चलिए, और स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे ये आपको चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शे तैयार करने का काम किसे सौंपा था? तो जेम्स रेनेले को सौंपा गया था। ठीक है, देखिए रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेले को हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम सौंपा था। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेले को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? नारा हजरत मोहानी ने दिया था। ठीक है, चलिए देखिए, मौलाना हजरत मोहानी जिन्होंने पहली बार 1921 में इस नारे की शुरुआत की थी, एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और यह उर्दू कवि थे। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों का क्रांतिकारी जो नारा था वह आपका इनकलाब जिंदाबाद था। यह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA, जिसे शॉर्ट में हम जानते हैं, का आधिकारिक नारा था। इसका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसके संस्थापक जो है आपको सरदार भगत सिंह थे। इस जो है संस्था का जो यह एक प्रसिद्ध नारा था इनकलाब जिंदाबाद, और इस नारा को जो सबसे ज़्यादा फेमस किए थे वो आपको भगत सिंह ने किया था। 1929 में केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंकते समय भगत सिंह और VK दत्त द्वारा इनकलाब जिंदाबाद का जो है नारा आपको दिया गया था, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय क्रांति की जननी के रूप में किसे जाना जाता है? तो मैडम भिखाजी कामा को जो है भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, देखिए 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहाँ? जर्मनी के स्टुटगार्ट में मैडम भिखाजी कामा ने विदेशी धरती पर पहली बार भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी थी। तो ये क्वेश्चन आता है कि विदेशी धरती पे पहली बार भारतीय ध्वज को किस महिला ने फहराया था? यह आपको मैडम भिखाजी कामा थी, जो कि जर्मनी की स्टुटगार्ट में जो है
यह झंडा इन्होंने फहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। लाइफ डिवाइन, तो देखिए लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष है। वहीं पर डिवाइन लाइफ कहते हैं यानी कि DL, तो ठीक है, तो यहाँ पर फिर आपको राजेंद्र प्रसाद हो गया। दो जो है आपको प्रश्न यहाँ कंफ्यूज करते हैं, लाइफ डिवाइन यानी अरविंद घोष, ठीक है, डिवाइन लाइफ का है तो फिर आपका राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेखित देवता कौन है। सबसे जो अधिक उल्लेखित देवता है आपको इंद्र हैं, ठीक है, इंद्र जो है ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेखित देवता है। देखिए वैदिक युग के धर्म में इंद्र का सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक थे। वह देवताओं का राजा है, साथ ही तूफानों और युद्ध के भी देवता है। इंद्र को विशेष रूप से ऋग्वेद में उल्लेखित किया जाता है, जिसमें उनके लिए विशेष रूप से 250 से अधिक श्लोक हैं जो किसी भी अन्य देवता की तुलना में अधिक हैं। तो ऋग्वेद में सबसे अधिक जो प्रसिद्ध देवता थे ये आपको इंद्रदेव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7वीं सदी के बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार को उस समय के राजा के रूप में मान्यता देते थे। बड़े भूस्वामी होते थे या योद्धा होते थे, वैसे सरदारों को जो है सामंत कहा जाता था, ठीक है। चलिए देखिए, सामंत जो है 7वीं शताब्दी में मौजूदा राजाओं द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में बड़े जमींदारों या योद्धा प्रमुखों को दिया गया एक नाम था। सामंतों से राजाओं के लिए निम्नलिखित कार्य करने की आशा की जाती थी, यानी राजा जिन्हें सामंत बनाता था, राजा उनसे अपेक्षा करता था कि उनके लिए जो उपहार लाओ, यानी राजा के लिए उपहार लाओ, उनके दरबार में उपस्थित हो और उन्हें सैन्य सहायता जो है आपको प्रदान हो। जो सामंतों को जो है जागीर देने का कार्य जो है राजा ही करता था। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो मानव का जो सर्वप्रथम साक्ष्य भारत में नर्मदा घाटी से देखने को मिलता है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित है। यहाँ हथनौरा जो कि होशंगाबाद में पड़ता है से प्राप्त हुआ है। इसी खोज जो है अरुण सोनकिया द्वारा 5 दिसंबर 1982 ईस्वी को किया गया था। यह पुरातत्वविद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई डैश की मृत्यु के पश्चात थानेश्वर और कनौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया। तो राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई ने उसके भाई का नाम बताया था। राजा हर्षवर्धन का जो भाई था वो आपको राज्यवर्धन था, ठीक है। देखिए प्रभाकर वर्धन जो कि वर्धन वंश के संस्थापक था, थानेश्वर में अपनी राजधानी के साथ वर्धन वंश यानी पुष्यभूति वंश जिसे हम कहते हैं वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना किया, ठीक है। 605 में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद उनके बड़े पुत्र राज्यवर्धन जो सिंहासन पर बैठा। हर्षवर्धन जो है राज्यवर्धन का छोटा भाई था। हर्षवर्धन अपने भाई राज्यवर्धन की मृत्यु जो है पर थानेश्वर और कनौज की गद्दी पर बैठा था, ठीक है। राज्यवर्धन की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद जो है इसके बाद जो हर्षवर्धन जो है गद्दी पर बैठा था। निम्नलिखित विद्वानों में से कौन मिथिला के कर्नाटक वंश के शासक राम सिंह देव के दरबार में आया था। राम सिंह देव के दरबार में जो आया था यह आपको धर्म स्वामी आया था, ठीक है। देखिए धर्मस्वामी एक तिब्बती विद्वान था और तीर्थयात्री था, जिन्होंने 1234 ईस्वी और 1236 ईस्वी के बीच जो है भारत का यात्रा किया था। उन्होंने 1234 में तिरहुत का भी दौरा किया था। धर्मस्वामी के भारत दौरे का उद्देश्य बोध गया का दौरा करना और भारतीय विद्वानों के साथ बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करना। हालांकि जब तक वह भारत पहुंचा तब तक पूर्वी भारत में बौद्ध स्थल जो है आपको नष्ट हो चुके थे। चलिए धर्मस्वामिनी ने मिथिला के कर्नाटक राजवंश के दरबार का भी दौरा किया था। उस समय जिस पर राम सिंह देव का शासन था, उन्होंने राम सिंह देव को उनके साथ शिष्टाचार के साथ जो है व्यवहार करने और यहाँ तक कि उन्हें बौद्ध होने के बावजूद महल के पुजारी की भूमिका की पेशकश करने के रूप में वर्णित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो चोल वंश की स्थापना जो है आपको विजयालय चोल के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया था। तो विक्रमादित्य का जो उपाधि धारण किया गया था या चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई थी, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। देखो भारत में गुप्त साम्राज्य के तीसरे शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को गुप्त वंश के सबसे महान शासकों में से एक माना जाता है। शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो ये क्वेश्चन आता है कि किसके विजय पाने के बाद जो इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, तो शकों पर विजय प्राप्त किया था, ठीक है। भारतीय इतिहास में बाद के कई अन्य राजाओं ने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, जिसमें सम्राट हेमचंद्र, जिसका हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, जो हेमू के नाम से भी प्रसिद्ध था, इन्होंने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पित्ताशय में उपस्थित पत्थर
निम्नलिखित में से किसका पाचन करता है? देखिए पित्ताशय में जो उपस्थित पथरी होता है, ठीक है, यह वसा युक्त जो भोजन होता है उसका पाचन करता है। ठीक है, देखिए पित्ताशय जो है, पित्ताशय यकृत से उत्पन्न पित्त रस का भंडारण करता है। पित्ताशय के अंदर पित्त अवयवों के संघनन से बना हुआ यह रवाकृत जमाव पित्त की पथरी कहलाती है और पित्त की पथरी जो वसा युक्त भोजन का पाचन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 27 है कि सुक्रोज के जल अपघटन से क्या बनता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सुक्रोज के जल अपघटन से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है जिसमें एक ग्लूकोज अणु और एक फ्रक्टोज अणु होते हैं। सुक्रोज का जल अपघटन सुक्रेज या इन्वर्टेज एंजाइम द्वारा होता है। सुक्रोज के जल अपघटन की अभिक्रिया इस प्रकार होती है, आप यहाँ पे जो है अभिक्रिया देख रहे होंगे, ये जो है आपको सुक्रोज का जल अपघटन है। ठीक है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश जो भाग है, ठीक है, किस अंग में संपन्न होता है? तो जो सबसे अधिक पाचन का भाग संपन्न होता है आपको छोटी आंत में होता है। किसमें? छोटी आंत में होता है। ठीक है, देखिए मानव शरीर का में पाचन जो है का अधिकांश भाग छोटी आंत में होता है। ठीक है, इसके अलावा बचे हुए पदार्थों का अवशोषण मुख्यतः छोटी आंत में ही होता है। हालांकि भोजन का पाचन मुख्य में मुंह से स्टार्ट होता है और बड़ी आंत तक चलता रहता है। आपको पता होगा भोजन का जो पाचन हो जाता है वो मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है और जो बड़ी आंत है वहां पर जाकर समाप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा गर्म रक्त वाला जानवर है? इसमें जो है चमगादड़ जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? यह गर्म रक्त वाला जानवर हो जाएगा। चूंकि देखिए गर्म रक्त वाला जानवर किसे कहते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा जो है इसका थोड़ा जो हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। देखिए गर्म रक्त वाले जानवर वे होते हैं, यानी वैसे जानवर को गर्म रक्त वाले जानवर कहते हैं जो अपने शरीर का आंतरिक तापमान को बनाए रखने की क्षमता रखते हैं। इन जानवरों के शरीर का जो तापमान है वो बाहरी वातावरण का जो तापमान ना होता है उसमें उतार चढ़ाव जब हो जाए तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि पक्षी हो गया और स्तनधारी हो गया। तो स्तनधारी क्या है? जो आपको चमगादड़ वह स्तनधारी जीव है, इसलिए जो है इसका जो ब्लड होगा वह गर्म ब्लड होगा। ठीक है, एक ठंडे रक्त वाले जानवर भी होते हैं, अपने आंतरिक शरीर के तापमान को स्थिर नहीं रखते हैं और बाहरी पर्यावरण के तापमान में परिवर्तन के साथ अपने तापमान को बदलते रहते हैं। जैसे मछली, सरीसृप तथा उभयचर और कीट जो है यह आपको शीत यानी कोल्ड ब्लड वाले जो है जानवर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों में लगे साइड मिरर किस प्रकार के दर्पण होते हैं? तो वाहन में जो साइड मिरर होता है यानी पीछे देखने के लिए जिस शीशे का प्रयोग किया जाता है वो आपको उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, चूंकि देखिए उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो इसका इस्तेमाल कार, ट्रक और बसों के साइड व्यू मिरर के रूप में किया जाता है। उत्तल दर्पण बड़े क्षेत्र की वस्तुओं को क्या करता है? छोटा प्रतिबिंब बना देता है। यानी हम पीछे देखते हैं तो बड़ा जो क्षेत्र की वस्तु है उसका छोटा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत ज्यादा होता है क्योंकि यह बाहर की ओर वक्रित होता है। उत्तल दर्पण हमेशा क्या बनाता है? सीधा प्रतिबिंब बनाता है, भले ही वह छोटा हो। उत्तल दर्पण की वजह से ड्राइवर अपने पीछे के बड़े क्षेत्र को देख पाता है और सुरक्षित रूप से गाड़ी को जो है चला पाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अंतिम प्रश्न में होगा कि खाद्य श्रृंखला के किस स्तर में सबसे अधिक ऊर्जा होती है? तो उत्पादक यानी खाद्य श्रृंखला के किस स्तर पर जब खाद्य का उत्पादन होता है उस समय जो है इसमें ऊर्जा अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए खाद्य श्रृंखला जो होता है या प्रथम पोषी स्तर यानी उत्पादक में जो है सबसे अधिक ऊर्जा होती है। क्योंकि उत्पादक जो है प्रकाश संश्लेषक जीव है, जैसे कि पादप, प्लवक, हरे पौधे, सवाल कुछ प्रकार के बैक्टीरिया जो है उत्पादक हैं। ये जीव सूर्य से ऊर्जा लेते हैं और उसे कार्बनिक शर्करा में बदल देते हैं। उन्हें ऑटोट्रॉप्स जिसे स्वपोषी कहा जाता है। हालांकि इस स्तर से कुल ऊर्जा का सिर्फ 10% ही अगला स्तर तक जाता है, बाकी ऊर्जा उत्पादक का इस्तेमाल करते हैं या फिर गर्मी के पर्यावरण में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपको खाद्य श्रृंखला देख रहे होंगे। ठीक है, तो खाद्य श्रृंखला देखिए इसको थोड़ा सा छोटा हम करते हैं। तो खाद्य श्रृंखला देखिए ये जो है आपको उत्पादक है। उत्पादन में क्या है? आपको क्रॉप प्लांट है, ट्री है, ग्रास है, फ्लोरिंग है। ठीक है, इसका 10% जाएगा कहाँ? प्राइमरी कंज्यूमर में, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर में, टेरिटरी कंज्यूमर में और फिर जो आपको क्वार्टनरी कंज्यूमर में जो जाके सबसे कम हो जाता है। तो इस 100% मान लीजिए यहाँ, तो यहाँ से 10% जाएगा प्राइमरी में, प्राइमरी का 10% जाएगा आपको सेकेंडरी, सेकेंडरी का 10% आपको टेरिटरी में जाएगा। और दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग जो 31 से क्वेश्चन का स्टार्ट करेंगे। तो आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा और इसे कंटिन्यू करना हो तो आप प्रतिक्रिया जो है जरूर साझा करिएगा हमसे और अच्छे से तैयारी करिए जो है।
और आपको सफलता जरूर मिलेगी और मेरे से जो हेल्प बन पा रहा है मैं आपको जरूर करूँगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।